खेसारी लाल जैसे बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति को 18 लाख रुपए के लिए यदि कोई मुकदमा दाखिल हो रहा है, जो उनको जिसकी देनदारी उनको बनती है, तो उनको वह पैसा उसी समय दे देना चाहिए था और अपने समस्याओं को बता करके मृत्युंजय पांडे से न्यायालय के सिस्टम की धज्जियां उड़ाई गई। यह देखने लायक है इस मामले में। जब आप न्यायालय तलब कर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसकी धारा 138 में जो प्रावधान है, उसके तहत भी आपको 2 साल या उससे थोड़ा बढ़ाई जाके सजा दी जाए। उनको गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगा कि मैं अपने पैसों की बदौलत न्यायिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। लेकिन उनको यह बात मालूम नहीं है कि मृत्युंजय पांडे ने अपनी बेची थी चंदा यादव के नाम पे, खेसारी लाल की पत्नी के नाम पर, वह विक्रय शून्य हो गया और उसको घोषित कराने की जरूरत है कि कंसीडरेशन न मिलने पर यह सेल डीड ही शून्य है। प्रारंभ से इसको शून्य घोषित कराने की भी जरूरत नहीं है। मतलब यह जमीन अब चंदा यादव और खेसारी यादव की नहीं रह गई। यह जमीन अब वापस मृत्युंजय पांडे की होगी। वहां नोटिस लगाएंगे, न्यायालय के कर्मचारी होंगे, पुलिस होगी और उनकी संपत्ति कुर्क करने का काम करेंगे। तो मतलब कुर्की तक हो सकती है एनबीडब्ल्यू के बाद। अगर भोजपुरी में आए दिन कहीं ना कहीं हमेशा भूचाल की तरह एक आग फैलती जा रही है। कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड कर लेता है, 420 कर लेता है और कहीं हत्या तक हो जाती है। ऐसा आए दिन आप देखते होंगे, यूट्यूब के तहत देखते होंगे, पेपर पत्रिका के तहत देखते होंगे। आप लोग इससे भी क्या है, आज फिर एक चर्चा बना हुआ है खेसारी लाल यादव। वही खेसारी लाल यादव जो कहता है कि क्या होता है कि छपरा लौट के ना आएंगे, हावड़ा में ही जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अब हावड़ा से बेटा तुम्हें छपरा आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जज साहब उनके कहते हैं। उनके करीब जो गांव के करीब ग्रामीण के लोग हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब आना पड़ा। जानते हैं क्यों? कि बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुके हैं। उस सिलसिले में बात करेंगे। चर्चित वकील साहब हैं जो अभी आपने देखा होगा आकांक्षा के मामले में बहुत काफ़ी चर्चा में रहे और वायरल भी रहे। जानने का प्रयास करते हैं कि आज खेसारी लाल यादव भोजपुरी एक्टर हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, अब उनका क्या होगा। पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देख लीजिए, आप फिर एक भोजपुरी में भूचाल सा आ गया है। एक खेसारी लाल यादव आप भी जानते हैं, बड़ा चर्चित है। जिस तरह से धाराएं उन पे लगी है, क्या है, फ्रॉड का मामला बताया जाता है कि अपने पत्नी के नाम से जमीन लेते हैं और जमीन लेने के बाद 7 लाख रुपए देते हैं। बाकी जो पैसा होता है चेक के द्वारा देते हैं और चेक बाउंस कर जाता है। बताया जाता है मैनेजर के द्वारा कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो उसमें धाराएं लग गई। हालांकि भागते रहे, लेकिन अब भागेंगे नहीं। जज कह दिया है, आदेश कर दिया है कि बेटा कहीं रहोगे तुम्हें आना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्या राय रहेगा सर? देखिए, बेसिकली यह मामला जो है 2019 का है जी। चंदा देवी है जो खेसारी लाल की पत्नी है जी। खेसारी लाल अपने गांव के ही पास के एक मृत्युंजय पांडे नामक व्यक्ति से अपनी पत्नी के नाम को जमीन खरीदते हैं जी। मैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो अपनी पत्नी के नाम को जमीन खरीदते हैं। वो जमीन होती है, उसकी सरकारी वैल्यू होती है 20,07,000 रुपए जी। मतलब 20,07,000 रुपए में तय दिखाया जाता है जी। जिसमें 18 लाख रुपए खेसारी लाल यादव चेक से देते हैं और 2,07,000 रुपए पेमेंट कर देते हैं जी। 22,60,000 रुपए। तो जिसमें 4,07,000 रुपए वो चेक से कैश पेमेंट करते हैं, बाकी चेक से पेमेंट करते हैं। जो पैसा वो चेक से पेमेंट करते हैं मृत्युंजय पांडे को, वह चेक जब मृत्युंजय पांडे अपने खाते में डालते हैं तो वो बाउंस हो जाता है जी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा है 138 जी। उसमें 138 से लेकर के 142 तक यह चेक या बैंकिंग से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करती हैं और आईपीसी की धारा है 406 जी। तो 406 की धारा जो है वो आपराधिक न्यास भंग की धारा है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 का जो अपराध है वह बैंकिंग से संबंधित अपराध है। तो खेसारी लाल यादव मृत्युंजय पांडे को, भाई खेसारी लाल उस समय चर्चित हो चुके थे, उनके गाने आ रहे थे, उनके पास पैसे वगैरह की भी कमी नहीं थी। तो मृत्युंजय पांडे को विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं था कि यह चेक बाउंस हो जाएगा। उन्होंने खेसारी लाल यादव के ऊपर विश्वास करके यह चेक ले लिया और उस चेक को लेने के बाद जब उन्होंने बैंक में डाला तो बाउंस कर गया। फिर दोबारा फिर उन्होंने बैंक में डाला तो बाउंस कर गया। इसके बाद उन्होंने खेसारी लाल यादव के जो परिवारजन जो वहां रहते थे गांव पर, ये छपरा के
थाना रसूलपुर की घटना है, जो खेसारी का गांव है जी। और वही थाना क्षेत्र है, वहीं की ये घटना है जी। तो वो उनके परिवारजनों से निवेदन करते हैं, खेसारी लाल से भी व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करते हैं और कि हमारा पैसा दे दे, लेकिन खेसारी पैसा देने से इनकार कर देते हैं। फिर वो खेसारी लाल को नोटिस देते हैं 2019 में ही, और फिर उसके बाद वो एक मुकदमा वहाँ के दंडाधिकारी के यहाँ दर्ज कराते, छपरा के जो दंडाधिकारी हैं उनकी अदालत में। तो खेसारी लाल जैसे बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति को 18 लाख रुपए के लिए कोई मुकदमा दाखिल हो रहा है, जो उनको जिसकी देनदारी उनको बनती है, तो उनको वह पैसा उसी समय दे देना चाहिए था और अपने समस्याओं को बता करके मृत्युंजय पांडे से माफी मांग लेनी चाहिए थी देर होने के लिए। नैतिकता का और कानून का यही तकाजा है। अब आप समझे कि खेसारी लाल जैसे बड़े व्यक्ति, और मैं खैर उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक अपराध की बात करना चाहता हूँ। किसी के भी साथ अगर इस तरह का अपराध हो तो वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत और आईपीसी की धारा 406 के तहत किसी अधिवक्ता से संपर्क करके जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको लीगल नोटिस दे सकता है और उसके बाद माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकता है। तो मृत्युंजय पांडे ने एक मुकदमा दाखिल किया वहां के दंडाधिकारी के यहाँ, न्यायालय ने संज्ञान लिया, खेसारी को तलब किया। खेसारी उर्फ शत्रुघ्न लाल यादव अदालत आते हैं, अदालत आकर के अपनी जमानत कराते हैं और जमानत करा करके फिर वो अदालत से की प्रक्रिया से फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर। तो वहां तक तो ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग है। एक बार और चाहूंगा सर, क्या लगता है कि कानून का मजाक नहीं उड़ाते हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने क्या लगता है कि जैसे फिल्मों में हमेशा मजाक उड़ाया करते हैं, वही कहने जा रहा था, रील में मजाक करते हैं, रियल में भी तो मजाक करती है। मैं वही कहने जा रहा था कि किस प्रकार से न्यायालय के सिस्टम की धज्जियां उड़ाई गई, यह देखने लायक है इस मामले में। जब आप न्यायालय तलब करता है जरिए वारंट या जरिए समन, तो आप न्यायालय हाजिर होते हैं, न्यायालय में पुलिस के जरिए आपको वारंट होता है, आप न्यायालय जा करके आप जमानत कराते हैं। उस जमानत कराने के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया को शून्य मानते हुए आप फिर एब्सकंड कर जाते हैं न्यायालय से, और फिर न्यायालय में न तो आप अपनी हाजिरी में डालते माफी डालते हैं और न कभी अदालत में आप हाजिर होते हैं। यह अपराध है, समझिए, क्योंकि एक बार तो माननीय न्यायालय ने आपको 406 के तहत जमानत दे दी, क्योंकि 406 में आपराधिक न्यास भंग में 3 साल तक की सजा है, और जो एनआई एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसकी धारा 138 में जो प्रावधान है उसके तहत भी आपको 2 साल या उससे थोड़ा बढ़ाई जाके सजा दी जा सकती है। परंतु जो रुपयों के लिए मुकदमा दाखिल किया गया है और न्यायालय ने आपको जमानत दे दी है, फिर आप न्यायिक प्रक्रिया से एब्सकंड होते हैं, एब्सकंडेड होते हैं, तो अब आप एब्सकंडेड अपराधी न्यायालय में माने जाएंगे। अब न्यायालय को जमानत दे या न दे यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर है। हो सकता है इस तरह के मामलों में कई बार निर्णय न्यायालय गुस्से में 1 या 2 दिन के लिए जेल भेज देती है। सर भागने का क्या उद्देश्य रहा? भागने का क्या, वो चोर थे, डकैत थे, इस तरह से भागते तो चोर डकैत, भागने का मतलब तो है पहले ही इनको पता था कि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। फराड तो वही हो गया, जब इन्होंने चेक दिया तो पहले ही पता चला, खेसारी लाल यादव को पता था। और ये बात पहले से उनको 2020 से उनको पता है, वो जिस मामले में जमानत करा चुके हैं। तो खेसारी लाल यादव ने न्यायिक सिस्टम को गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगा कि मैं अपने पैसों की बदौलत न्यायिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, खरीद सकता हूं, लेकिन उनको यह बात मालूम नहीं है। आपको याद होगा बहुत बड़ा चर्चित मामला था लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में, जब उनको व्यक्तिगत अपीयरेंस होने के लिए माननीय न्यायालय ने छूट नहीं दी थी। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मुझे लगता है उस समय भारत की राजनीति के विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। तो माननीय न्यायालय ने उनको तलब किया। मेरे कहने का मतलब है न्यायालय से बड़ा कोई भी नहीं है। अभी आप देखें इसी तरह के मामले में जिसमें 2 साल तक की ही सजा का प्रावधान है, राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता चली गई। वो सिर्फ इस नाते कि न्यायालय को, न्यायिक व्यवस्था को गंभीरता से न लेना। अगर इस मामले को खेसारी लाल ने न्यायिक व्यवस्था को गंभीरता से लिया होता तो न्यायालय में अपीयर होकर न्यायालय से माफी मांगते और न्यायालय में एफिडेविट देते कि भाई जो भी पैसा उनका बनता मैं देने को तैयार हूँ, मैं लापरवाही बस या किसी भी बस मैं दे नहीं सका, मेरी मनसा बेईमानी करने की नहीं थी, तो यह मुकदमा उनका खत्म हो गया होता। अब देखिए मृत्युंजय पांडे के पास एक विकल्प और उपलब्ध है कि देखिए चूंकि मेजर अमाउंट मृत्युंजय पांडे को नहीं मिला, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 22 लाख में ये सौदा तय हुआ और 4 लाख रुपए सिर्फ उनको मिला, 18 लाख रुपया नहीं मिला, और न्यायालय में यह साबित है कि
उनको पैसा नहीं मिला। तो जो जमीन मृत्युंजय पांडे ने अपनी बेची थी चंदा यादव के नाम पे, खेसारी लाल की पत्नी के नाम पर, वह विक्रय शून्य हो गया और उसको घोषित कराने की जरूरत नहीं है। दैट सेल डीड वॉइड अब इनिशियो, प्रारंभ से वह सेल डीड शून्य हो गई। अब मृत्युंजय पांडे उस जमीन को अपने नाम करा सकते हैं वहां के तहसीलदार के यहाँ प्रार्थना पत्र दे करके। यह बड़ा रिलीफ उनको है। और इस तरह के मामले में जो जमीन से संबंधित फ्रॉड होते हैं, चेक दे दिए जाते हैं और पैसे पेमेंट नहीं किए जाते, तो वह आपके दर्शकों को इस मामले के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा चर्चित मामला है, लोग इस पर ध्यान देंगे कि यदि पैसे के मामले में पैसा विक्रेता को नहीं मिला है तो वह सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय है और कि कंसीडरेशन न मिलने पर यह सेल डीड ही शून्य है। प्रारंभ से इसको शून्य घोषित कराने की भी जरूरत नहीं है। मतलब यह जमीन अब चंदा यादव और खेसारी यादव की नहीं रह गई, यह जमीन अब वापस मृत्युंजय पांडे की हो गई और मृत्युंजय पांडे अब ये पैसा भी ले सकते हैं अदालत से उस चेक का, और वह जमीन भी ले सकते हैं। यदि जमीन लेंगे तो उनको यह पैसा नहीं मिलेगा न, और अगर उनको वो यह पैसा मिलता है तो जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन उनके पास अब यह जमीन वापस लेने का विकल्प मौजूद है और यह रजिस्ट्री शून्य घोषित हो गई। यह मान करके मृत्युंजय यादव को अपनी जमीन पर क्लेम करना चाहिए और उसको लेना चाहिए। यह एक बड़ा संदेश जाएगा समाज में कि इस तरह का फ्रॉड बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भी कानून उसी प्रकार सख्त है जैसा एक सामान्य व्यक्ति के साथ है। आज एक जज साहब भी कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि पकड़ के लाओ, जहां भी होगा शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव, उसे पकड़ के लाओ, नहीं लाओगे हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। क्या समझता है अपने आप को? कहीं ना कहीं एक चीज और उत्पन्न होता है कि आखिर पांडे जी के साथ इस तरह से जब खिलवाड़ कर सकता है और लोगों के साथ किया होगा। बिल्कुल, देखिए ये मुझे लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चूंकि पैसे बहुत इफरात आते हैं, 22 करोड़ लोग पूरी दुनिया में भोजपुरी के फैन हैं और भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ एरियाज और इस तरह से मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, ये मिला करके और विदेशों तक भोजपुरी बोली और समझी जाती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पैसे का ट्रांजैक्शन वो तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इन लोगों को नैतिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि नैतिकता नहीं दिखाई देती है इस तरह के मामलों में, और दिखता है कि भाई बहुत पैसा कमा लिया, अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, कानून को भी खरीदना चाहते हैं। आप बहुत सारे मामलों में देखते हैं, चूंकि मैं आकांक्षा का वकील हूँ, मैं देख रहा हूँ किस तरह से उसके साथ अत्याचार करके उसकी साजिश करके उसकी हत्या करा दी गई। और ये भोजपुरी क्या अथाह पैसे का कमाल है। और भोजपुरी का जो दर्शक वर्ग है वह इतना पैसा देता है, इतनी इनकी रील्स देखता है, इतनी इनके वीडियोस देखता है कि इनको जो पैसे फिल्मों से मिलते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो इनको सोशल मीडिया से पैसे आ जाते हैं। तो अगर खेसारी लाल यादव सर नहीं आते हैं, जज साहब की बातों को नहीं मानते हैं और वह अदालत में नहीं पहुंचते हैं, तो क्या धाराएं लग सकती है, क्या जेल हो सकता है? चूंकि 406 और 138 एनआई एक्ट का मुकदमा है ये, और इस तरह के मामले में जब कोई भी मामले में एनबीडब्ल्यू जारी हो जाता है और एक बार वो अदालत के समक्ष अपीयर हो गए हैं और जानकारी के बावजूद अदालत नहीं आ रहे हैं, तो न्यायालय उस पर सख्त रुख अपनाती है। अब एनबीडब्ल्यू के बाद जो सीआरपीसी की धारा एक है 82 और 82 में कुर्की की नोटिस चस्पा होती है एक्यूज के घर पर। मतलब जिसको एनबीडब्ल्यू की नोटिस जारी हुई है वह अगर कंसर्न तारीख तक अदालत में नहीं आता है तो उसके बाद उसके प्रॉपर्टी की कुर्की की नोटिस जारी होगी और उसके बाद फिर 83 सीआरपीसी की नोटिस अदालत जारी करता है कि वो अदालत नहीं आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। और सरकारी अमला जाकर के डीएम के मातहत जो कर्मचारी होते हैं तहसील के, वो जाकर के वहां नोटिस लगाएंगे, न्यायालय के कर्मचारी होंगे, पुलिस होगी और उनकी संपत्ति कुर्क करने का काम करेंगे। तो मतलब कुर्की तक हो सकती है एनबीडब्ल्यू के बाद यदि अगर खेसारी लाल यादव नहीं पहुंचते हैं तो। अगर पहुंचते हैं सर, बाई द वे चलिए बहुत उन्होंने उल्लंघन किया है, लेकिन अब अगर लगता है कि नहीं मैंने कहीं गलती किया है, कानून का गलती किया है, अपने संविधान का गलती किया है, तो अगर पहुंचते हैं तो क्या लगता है उनको सजा क्या होगी? देखिए इस तरह के मामले में न्यायालय नाराज होकर के तुरंत जमानत नहीं देती है, वो
1 या 2 दिन के लिए जेल भी भेज सकती है और नहीं भी भेज सकती है। लेकिन उनसे पैसे जमा करा सकती है। जैसे जो 18 लाख रुपए बाकी हैं चेक की रकम के, तो अदालत यह कह सकती है कि आप इस पूरे पैसे को जमा करिए और इंटरेस्ट आप जब मुकदमा डिसाइड होगा तब जमा करिएगा। यह 18 लाख रुपए आप अदालत में जमा करिए, तभी आपको अब बेल मिलेगी, नहीं तो बेल नहीं मिलेगी। तो 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो खेसारी लाल यादव को या जो भी इस तरह के मामले में मिसकंडक्ट होगा उसको अदालत 1 या 2 दिन के लिए जेल भेज सकती है, या तो अदालत यह कह सकती है जब वो बेल दाखिल करेंगे आकर के, तो न्यायालय यह कह सकती है कि आप यह पैसे अदालत में आकर के दाखिल करिए, क्योंकि जिसका 18 लाख रुपए आप 5 सालों से 6 सालों से रोक के रखे हुए हैं, उसके पैसे की वैल्यू तो घट रही है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। तो न्यायालय वह पैसा उनसे अदालत में दाखिल करा सकती है। और मृत्युंजय पांडे के पास एक विकल्प है कि वह तहसीलदार की अदालत में एक प्रार्थना पत्र देके उस बैनामे पर जो चंदा यादव का नाम दर्ज है, पत्नी खेसारी लाल यादव, और वहां पर वह अपना नाम वापस दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आप लोग देख रहे हैं खेसारी लाल यादव जैसे, पवन सिंह जैसे लोग, कहना नहीं चाहिए, जितने अपने आप को स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार लोग कहते हैं, वही ऐसे मामले में लोग कहते हैं कि जड़ जोरू और क्या होता है, जायदाद, जमीन। ठीक है ना सर, सारे अपराध के 3 जड़ है, जड़ जोरू जमीन। और तीनों में कहीं ना कहीं ऐसे लोग, जितने आपने आपको बताया ना कि पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार, मतलब इसमें हमेशा फंस ही रहते हैं सर। भोजपुरी में आए दिन ऐसा कहीं ना कहीं विवाद सुनने को मिल ही जाता है। जी बिल्कुल। चलिए, आप लोग कितना सहमत है? क्या खेसारी लाल यादव को जेल में देखना चाहते हैं, या फिर कानून का उल्लंघन जिस तरह से क्या खेसारी लाल यादव को कानून का उल्लंघन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। वकील साहब के बातों से कितना सहमत है, इसको भी कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार, धन्यवाद।